डीएम साहब जब अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर के और अपने गांव जब पहुंचते हैं, वहां सभी से मिलते हैं, बड़े खुश होते हैं, तभी उनके पिताजी उन्हें फल लाने के लिए मार्केट के लिए कहते हैं कि बेटा तुम मार्केट चले जाओ और फलों की आवश्यकता है, फल लेकर के आओ। तभी वो वैसे ही सादा जो कपड़े पहने हुए थे, घर पहन करके जो व्यक्ति रहता है, बस वही सादा कपड़े और चप्पलें पहन करके सीधी मार्केट चले जाते हैं। अब जब मार्केट गए तो वो देखते हैं कि कौन से ठेले पर फल अच्छे हैं, तो एक ठेले पर फल अच्छे थे, वहीं जाकर के वो खड़े हो जाते हैं और उन फलों का रेट करने लगते हैं। इसी बीच में दो पुलिस कांस्टेबल वहां आते हैं और उस ठेले वाले से कहते हैं कि चल पैसे निकाल। वो कहता है कि साहब अभी अभी हमने ठेला लगाया है, त्योहार का दिन है और हमें लगा लेने दीजिए। तब वो कहते हैं कि यहाँ तू ठेला नहीं लगा सकता, अगर तू यहाँ ठेला लगाएगा तो तुझे हमें पैसा देना पड़ेगा। ये बात जब डीएम साहब सुनते हैं वहां खड़े हुए, तो वो कहते हैं कि अरे सर क्यों इन्हें परेशान कर रहे हो, बेचारा गरीब आदमी है, अपनी गुजर बसर कर रहा है, फल बेच रहा है और आप इसे परेशान करने लगे आकर के। ये बात सुनकर के पुलिस वाले कहते हैं कि तू कौन होता है बीच में बोलने वाला, जो एरिया लगती है हमारे अंडर में है, हम जो चाहें वो करेंगे। तब वो डीएम साहब कहते हैं कि ऐसे आप कैसे करेंगे, ये एरिया नगर पालिका के अंडर में है और नगर पालिका जो चाहेगा वो कार्रवाई करेगा, लेकिन आप कैसे कर सकते हैं, नगर पालिका चाहे तो हटवा सकता है और वो भी आपके यहाँ कंप्लेंट होगी तब आप आ सकते हैं, ऐसे नहीं आ सकते। लेकिन फिर आप इसे क्यों परेशान कर रहे हैं, गरीब आदमी है, वो अपना ठेला लगाए है, लगा लेने दो। जब तक नगर पालिका कार्रवाई नहीं करेगा तब तक आपका कोई राइट नहीं है कि आप किसी भी ठेले वाले को हटवा सकें। ये बात सुनकर के वो पुलिस वाले उस ठेले वाले को तो छोड़ देते हैं, लेकिन जो सादा कपड़ों में डीएम साहब फल खरीद रहा है बस उनसे भिड़ जाते हैं और कहते हैं कि तू ज्यादा बोल रहा है, पहले ही मतलब सुबह सुबह तूने हमारी बोनी खोटी कर दी, अब तुझे नहीं छोड़ेंगे, चल तू निकाल। अब उन डीएम साहब से वो बदतमीजी करने लगते हैं और इसी बीच वो जबरदस्ती उन्हें थाने लेकर के चले जाते हैं। चल इसकी जो भी है नेतागिरी वो हम थाने में देखेंगे कि ये कितना ज्यादा बोलता है। अब थाने में जैसे ही पहुंचते हैं और थाने में उन्हें बंद भी कर देते हैं, उसके बाद में डीएम साहब उनके साथ में क्या हासिल करते हैं और फिर इस पूरी घटना में क्या मोड़ आया था, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना पटना के बिहार की है। पटना से 5 किलोमीटर दूर एक गांव है, उसमें एक अभिषेक नाम का व्यक्ति अपने माँ बाप के साथ रहा करता था। उसके माता पिता खेती किसानी का काम किया करते थे और कोई सरकारी या वैसा रोजगार उनका नहीं था। जब अभिषेक अपने माँ बाप के साथ रहते थे तब अपने माँ बाप से कहते थे बचपन से ही कि मैं पढ़ लिख करके कोई अधिकारी जरूर बनूंगा, लेकिन उसके माँ बाप जो थे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो ये भी नहीं जानते थे कि आखिर अधिकारी लाइन की पढ़ाई कौन सी होती है। गांव का व्यक्ति सीधा साधा खेती किसानी करने वाला, उसे इतनी जानकारी कहाँ होती है। लेकिन अभिषेक बहुत ज्यादा होशियार था, तो वो पढ़ाई करता है अपनी, लेकिन उसके माँ बाप उसका साथ देते हैं, भरपूर सहयोग करते हैं और अभिषेक पढ़ाई करते करते ग्रेजुएट कर लेता है। फिर यूपीएससी की तैयारी करने लगता है, अपने दोस्तों से जानकारी जुटाता रहता है। जब इंसान शहर में पहुंच जाता है तो फिर उसे नई नई जानकारियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। और गांव में जब रहता है तो गांव में अब तो व्यवस्था हो गई है, पेपर भी आने लगे हैं और सभी के पास में एंड्रॉइड मोबाइलें भी हैं, लेकिन पहले इतनी व्यवस्थाएं किसी के पास नहीं थी। गांव में अगर शहर में कोई घटना घट जाती थी, गांव में पता भी नहीं चलता था। ये कार्य तो सारे शहर में हुआ करते थे क्योंकि मीडिया वाले थे, पेपर वाले थे और सभी के पास मोबाइलें भी थी। लेकिन अब गांव में भी ये व्यवस्था होने लगी है। उसने बताया कि तुम्हें अधिकारी बनने के लिए यूपीएससी क्लियर करनी पड़ेगी, तब जाकर के तुम कोई आईएएस अधिकारी बन सकते हो। ये बात जब अभिषेक सुनता है तो बड़ा खुश हो जाता है कि चलो मैं जरूर ये पढ़ाई पूरी करूंगा। अब अभिषेक यूपीएससी की तैयारी करता है, लेकिन किस्मत उसका इतना साथ देती है, रंग लाती है कि वो पहली ही बार में यूपीएससी क्लियर कर लेता है और फिर वो एसडीएम पद पर सिलेक्ट हो जाता है। जब एसडीएम पद पर सिलेक्ट होता है फिर कुछ दिन वो अपनी ट्रेनिंग पर जाते हैं और ट्रेनिंग पे जाने के बाद में वो जहां उनका ट्रांसफर होता है अच्छी तरह से वो कार्यभार संभालते हैं और कोई भी अधिकारी सही, कर्मचारी सही, उसके कार्यकाल को देखते ही उसका प्रमोशन किया जाता है। उसका कार्यकाल कितना अच्छा रहा, व्यवहार कितना अच्छा रहा लोगों के प्रति, सब कुछ देख करके, उसके कार्य को देख करके फिर उसका प्रमोशन कर दिया जाता है। लगभग 4-5 जिलों में वो अभिषेक एसडीएम पद पर रहे थे और एसडीएम पद के बाद में जब उनकी कार्यभार को देखता है प्रशासन, तब उन्हें डीएम पद पर नियुक्त कर दिया जाता है और डीएम पद पर नियुक्त होने के बाद में फिर वो गाजियाबाद ट्रांसफर हो जाता है। उनका गाजियाबाद में बड़े अच्छे तरह से अपने कार्यभार को संभाल रहे थे।
कोई भी शिकायतकर्ता आता था उसके साथ में वो ऐसा व्यवहार करते थे जैसे इनका ही कोई सदस्य हैगा, इनका ही कोई पारिवारिक फैमिली मेंबर है। किसी से कोई भेदभाव नहीं था, नॉर्मल उनका रहन सहन था, बिल्कुल गांव के जैसा। और वो अपने आप को ये नहीं समझते थे कि मैं एक डीएम हूं और किसी पर रौब जमाऊं। और अक्सर ऐसा होता है कि लोग जब अधिकारी बन जाते हैं या फिर कोई सरकारी कर्मचारी बन जाते हैं तो उनके अंदर कुछ अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि मैं एक अधिकारी बन गया हूं या कर्मचारी। लेकिन अभिषेक के अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी, वो नॉर्मल एक गांव की तरह ही रहते थे, जैसे गांव में सभी एक दूसरे से मिलजुल करके रहते हैं। बस वही व्यवहार था, जो भी फरियादी आता था उसकी सुनते थे और बड़े अच्छे से अपना काम किया करते थे। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। 2024 में छठ पूजा का पर्व मनाया गया था और जब छठ पूजा से एक दिन पहले उनके पिताजी फोन करते हैं कि बेटा तुम घर आ जाओ, छठ पूजा का पर्व इस साल बड़े धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि अब हमारा मन कर रहा है कि अब की तुम्हारे साथ हम छठ पूजा का पर्व मनाएं। तब वो कहते हैं ठीक है पिताजी, जैसी आपकी इच्छा हो, अगर आप सभी के साथ मिलकर के मनाना चाहते हैं तो मैं आ जाऊंगा। अब अभिषेक छठ पूजा के पर्व मनाने के लिए अपने गांव आ जाते हैं, अपने छुट्टी लेकर के। अब जब गांव आते हैं तो गांव में सभी से मिलते हैं, बड़े लोग खुश होते हैं, उन्हें बधाइयां देते हैं कि अरे आज तो डीएम साहब गांव में आ गए भाई, सभी के साथ मिलकर के रहेंगे और अच्छा भी लगेगा कि यहाँ पर आप आए हैं और सभी के साथ मिलकर के त्योहार मनाएंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि बाहर कोई सदस्य अपना रहता है, कोई बड़ी लेवल पर होता है, बड़ा कोई पद होता है उसके पास, जब वो गांव में आ जाता है तो उसके जो परिवारी जन होते हैं, घर वाले होते हैं, मिलने वाले होते हैं, बड़ा खुश होते हैं कि भाई अब तो हम अपने बड़े अधिकारी के साथ ये पर्व मनाएंगे। तभी जब छठ पूजा का पर्व आता है तो फिर वो उनके पिताजी कहते हैं कि अच्छा मैं शहर जा रहा हूं बेटा, पटना जा रहा हूं और वहां से कुछ फल लेकर के आऊंगा। अभिषेक डीएम साहब कहते हैं पिताजी आप क्यों जाएंगे, आप घर का कार्य संभालिए, मैं हूं ना, मैं तो घूम ही रहा हूं, दोस्तों के साथ घूम रहा हूं, मिल बैठ रहा हूं, तो फिर मैं चला जाता हूं और फिर फल लेकर के आ जाऊंगा, मुझे करना क्या है। तब वो कहते हैं ठीक है बेटा तुम्हारी इच्छा है, तुम चले जाओ। अब वो वहां से सीधी पटना पहुंचते हैं और पटना जाकर के एक लड़के को अपने साथ ले जाते हैं और उससे कहते हैं बेटा तुम थैला पकड़े रहो और मैं फल देखता हूं कि किस ठेले पर अच्छे हैं। तब वो देखते देखते एक ठेले पर पहुंच जाते हैं और भाव करने लगते हैं, कहते हैं कि भाई साहब ये फल आपने कैसे दिए हैं। और तब वो रेट भी बताता है कि हमने सेब है 120 रुपए किलो दिए हैं, केला है 60 रुपए दिया है, पपीता है 60 रुपए दिया है। इस प्रकार से वो अपना रेट बताता है फल वाला। तभी वो फल देखते हैं कि चलो सही है। इसी बीच वो फल तोल नहीं पाता ठेले वाला, तब तक वहीं पर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और पुलिस वाले कहते हैं अरे तूने यहाँ पर ठेला लगा लिया है, तुझे पता है यहाँ पर ठेला लगाना गैर कानूनी है और यहाँ ठेला लगाएगा तो 500 रुपए हमको दो। तब वो कहता है कि साहब अभी तो हमने ठेला लगाया है, पहला ग्राहक आया है, अभी हम दुकान पूर्ण रूप से लगा भी नहीं पाए और आप हमसे 500 रुपए मांगने लगे, हम कहाँ से 500 रुपए दें, अगर शाम के वक्त आते तो हम कुछ आपको दे भी देते, पहला ग्राहक है और अभी तो हमने फल भी तोल करके नहीं दिए। पुलिस वाले कहने लगे इसका हमने ठेका ले रखा है कि तेरा पहला हो या चौथा हो, अगर चौथा ग्राहक होता तो क्या हमको तू पैसा दे देता, इसलिए तुझे ठेला लगाना है तो पैसे दे। अब डीएम साहब भी इन बातों को सुन रहे थे, उनके बीच में काफी देर बहस होती रही। जब बहस होती रही डीएम साहब बोर हो जाते हैं, तब वो कहते हैं एक बात बताइए भाई साहब, आप लोग इस ठेले वाले से पैसे मांग रहे हैं, आपको ये भी पता होगा कि अगर ये पैसे देने की स्थिति में होता, ज्यादा पैसे वाला होता तो ये फल का ठेला क्यों लगाता, फल क्यों बेचता, कोई और धंधा नहीं करता। तब वो कहते हैं कि तुम बीच में क्यों बोल रहे हो, तुम चुपचाप खड़े रहो ना, तुम्हें फल लेने ले और जाओ यहाँ से, और इससे क्या लोगे, कहीं दूसरी जगह से खरीद लो, तुम्हें तो पैसा देना है। डीएम साहब बोले वो बात नहीं है, मैं किससे खरीदूंगा किससे नहीं खरीदूंगा ये आपसे पूछ करके नहीं खरीदूंगा, लेकिन आप इसको परेशान कर रहे हैं, काफी देर से मैं देख रहा हूं और आप जबरदस्ती प्रेशर डाल रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। पहली बात तो ये है कि आपका कोई राइट नहीं है कि आप इस ठेले वाले से कह सकें कि ठेला हटा, क्योंकि आपके पास कोई कंप्लेंट नहीं है। नगर पालिका अगर आपके पास कंप्लेंट करेगा तब आपका राइट बनता है कि आप इस ठेले को हटा सकते हैं, लेकिन नगर पालिका की कोई कंप्लेंट है आपके पास में, कोई तहरीर है, कोई एप्लीकेशन है, कोई शिकायत पत्र है आपके पास में, फिर आप कैसे हटवा सकते हैं। नगर पालिका कंप्लेंट करेगा तो आप हटवा सकते हैं। वो कहते हैं इसका मतलब तू ज्यादा कानून का पाठ हमको पढ़ा रहा है, तो तुझे ही हम ना बता दें कि नगर पालिका ने हमसे क्या कहा है क्या नहीं कहा है। अब वो उस ठेले वाले को तो छोड़ देते हैं, लेकिन अभिषेक डीएम साहब को पकड़ लेते हैं
और इधर उधर से खींचते हुए अभिषेक के लिए सीधे वहीं पड़ोस में थाना होता है कोतवाली, वहीं पर ले जाते हैं और ले जाकर के वहीं सभी लोग पूछते हैं, अरे भाई इसे क्यों पकड़ लाया, इसने क्या कर दिया। तब वो कहते हैं कि हम जब पैसे की उगाही करने गए थे, उस ठेले वाले से मांग रहे थे, तो ये ज्यादा बोल रहा था बीच में और ये चुप ही नहीं हो रहा था, कानून का पाठ पढ़ाने लगा, इसलिए हम पकड़ लाए। और उस तुरंत कहते हैं कि इसे बंद करो, क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा लोग घूमते हैं जो कि कानून का पाठ पुलिस को पढ़ाते हैं। अब उन्हें बंद भी कर देते हैं हवालात में, और वो बच्चा उनके पास में जो होता है वो उनकी हकीकत बताने को भी होता है कि ये हमारे चाचा जी मतलब नॉर्मल कोई नहीं है, डीएम साहब है, लेकिन वो मना कर देते हैं कि इनकी गहराई देखो, कहां तक ये भ्रष्टाचार करेंगे, कितने भ्रष्ट है ये इस कोतवाली में। तब वो अपनी पॉकेट से फोन निकालते हैं और पटना के एसएसपी को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि मैं अभिषेक डीएम बोल रहा हूँ, मैं इस समय गाजियाबाद में तैनात हूं और किसी काम से यहाँ आया था, तो इनकी जब करतूतें मैंने देखी तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया और मैंने इन्हें अपना परिचय नहीं दिया, तो इन्होंने मुझे हवालात में भी बंद कर दिया। ये बात जब एसएसपी सुनते हैं तो फिर उनके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि डीएम साहब को पुलिस वालों ने हवालात में बंद कर दिया। अब एसएसपी साहब वहां से दौड़ लगाते हैं, सीधी अपनी गाड़ी में बैठ करके 2 मिनट नहीं लगते तब तक एसएसपी साहब वहीं कोतवाली आ जाते हैं, क्योंकि कोतवाली जरा सी दूर पर थी। आते ही एकदम से उस दरोगा ने जैसे ही देखा कि एसएसपी साहब आए हैं तो वो खड़ा हो जाता है, सलूट मारता है और सलूट मारता है। तब पूछते हैं एसएसपी साहब कैसा चल रहा है, माहौल कैसा क्या है, आप लोग क्या कर रहे हो। वो साहब बिल्कुल सही चल रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं और कोई शिकायत नहीं है। और तब वो पूछते हैं कि ये हवालात में आपने किसी को बंद किया है। तब दरोगा कहता है हाँ साहब हवालात में बंद किया है, वो हमारे 2 कांस्टेबल गए थे, उनसे ज्यादा बहस कर रहा था, कानून का पाठ पढ़ा रहा था, इसलिए उसे ये घसीटते हुए ले आया और हवालात में बंद कर दिया। ये बात सुनकर के एसएसपी साहब ने उसके मुंह पर 2 तमाचे दिए, कहा साले मर जाएगा, तुझे पता नहीं है ये कौन है, किसको तूने बंद किया है, ये अभिषेक डीएम है और तूने डीएम को मतलब बंद कर दिया। ये सुनकर के फिर तो दरोगा के होशो हवास खराब हो जाते हैं, वो खुद भूल जाता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, उसकी आंखों से चिंगारियां उड़ने लगती हैं कि अब क्या करें। ये तो बहुत ज्यादा परेशानी हो गई, इधर सामने एसएसपी साहब खड़े हैं, डीएम को हवालात में बंद कर दिया है। अब बड़ा परेशान हो जाता है, एकदम से हाथ जोड़ता है कि साहब मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। और वो कांस्टेबल भी घबरा जाते हैं, उनके भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, आखिर आज क्या हो गया, आज किससे पंगा ले लिया। तब तुरंत दौड़ करके दरोगा जाता है और हवालात से उनको निकाल करके लाता है और उन्हीं के पैरों में गिर जाता है कि साहब मुझे माफ कर दीजिए। वो कहने लगते हैं अभिषेक डीएम साहब मैं क्या माफ करूंगा, माफ तो एसएसपी साहब करेंगे, इन्हीं के अंडर में तुम काम कर रहे हो और यहाँ की अर्थव्यवस्था में देख रहा हूँ कितनी अच्छी तरह से है। फिर वो एसएसपी साहब से भी कहते हैं कि आप जरा नजर रखिएगा, ऐसे जो भ्रष्ट लोग हैं जो मजदूरों को सताते हैं, जो लोग अपना गुजारा बसर कर रहे हैं उनसे हफ्ता वसूलते हैं, कम से कम इस बात पे तो नजर रखिए। एसएसपी साहब डीएम साहब की बात सुनकर के तुरंत एक्शन में आ जाते हैं, तुरंत उस दरोगा को, दोनों कांस्टेबल को सस्पेंड करते हैं और डीएम साहब के साथ में जो बदसलूकी की और उगाही करने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर होती है और उनके लिए जेल भेजा जाता है विभागीय कार्रवाई के द्वारा। फिर जब जेल भेजा जाता है तब एसएसपी साहब भी डीएम साहब से माफी मांगते हैं कि सर सॉरी, आज के बाद आपको कभी ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी और ना ही कभी ऐसा क्राइम मैं होने दूंगा, हमेशा सतर्कता बरतता रहूंगा और इन पर नजर रखूंगा। फिर एसएसपी साहब स्वयं अपनी गाड़ी से छोड़ने के लिए अभिषेक डीएम साहब को उनके गांव आते हैं और फिर सभी लोग देखते हैं कि एसएसपी साहब पटना के छोड़ने के लिए आए हैं, तो फिर वो सभी लोग गांव वालों से मिलते हैं और फिर प्रणाम नमस्ते करके एसएसपी साहब चले जाते हैं। फिर उनके पिताजी पूछते हैं बेटा सुबह के गए हुए शाम हो गई, आखिर इतना टाइम कहाँ लगा दिया। तब वो पूरी हकीकत बताते हैं कि पिताजी ऐसे ऐसे थाने में लफड़ा हो गया था, फिर मैंने उन्हें ऐसे ऐसे एसएसपी साहब से करके सबक सिखवाया। इस बात को सुनकर के उनके पिता को बड़ा गर्व होता है, लोग बड़े खुश होते हैं और फिर उनकी सराहनीय करने लगते हैं। तो ये थी कहानी अभिषेक डीएम साहब की, जिन्होंने अपने कार्यकाल में अपने क्षेत्र में आकर के, वो दूसरे क्षेत्र में तैनात थे तब उन्होंने अपने एरिया का आकर के हाल सुधारा। तो उनके बारे में आपका क्या विचार है, क्या अभिषेक ने सही किया गलत किया, जो भी आप सोच रहे हैं और जो भी आप अपनी राय उचित समझते हैं वो हमें कमेंट में प्लीज शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।